बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहाद अली तैमूर, देवता। एक बहुत ही अच्छा दास्तान, एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसकी सलाहियतों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और इंसानों को धूल चटा दी। अपने मुल्क की बका के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, जहाँ गया अपने नाम का सिक्का जमाया। जिसे बचपन में न माँ का प्यार मिला न बाप का, जो माँ की गोद को तरसता रहा, जिसे नफ़रत ही नफ़रत मिली। तो जनाब, उसकी तरफ चलने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि हर आने वाली किस्त आपको फौरी मिल सके। देवता फरहाद अली तैमूर, किस्त नंबर 27। वो नूरानी सरापा नजर आ रहा था, सामी से दूर झिलमिला रहा था। मैं सामी के करीब गई तो उसने मुझे नहीं रोका। उसकी आत्मा दूर ही दूर रही। मैं फौरन इसके जिस्म में समा गई। छमिया ये कहकर जरा देर के लिए चुप हो गई। मैं उसे देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे देख रहा हूँ, सामी को या छमिया को। मेरी निगाहों के सामने सामी का हसीन सरापा था, लेकिन इन गजाली आंखों के पीछे छमिया देख रही थी और उसकी शीरी ज़बान से एक चुड़ैल का बोल रही थी। इस वक्त इसकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं थी, इसका ध्यान केदार की तरफ था। वो गौर कर रही थी कि वो जो कुछ उसे बताया गया है वो सही तौर पर पढ़ रहा है या नहीं। फिर वो मुतमईन होकर बोली, मैं ठीक पढ़ रहा हूँ, छोटा सा मंत्र है इसलिए गड़बड़ नहीं करेगा, मगर कुछ भी हो एक नंबर का गधा है। कोई सी बात हो जल्दी इसके दिमाग में नहीं घुसती। इस रात भी जब मैं पहली बार सामी के जिस्म में जवां हुई तो उसने यही समझा कि बूढ़ी छमिया मुर्दा हो गई है, और फिर सामी से जिंदा होकर उसे देख रही थी। मैं उठकर मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी तो उसने एकदम पीछे हटकर कहा, रुक जाओ, पहले मुझे बताओ कि छमिया की आत्मा कहाँ है। मैं तुम्हारी छमिया हूँ, मैंने दोनों बाहें फैलाकर कहा। मुझे अपने बाजुओं में लेकर देखो। नहीं, तुम सामी हो, तुमने छमिया की आत्मा को मार डाला है। मैंने हंसते हुए कहा, मूर्ख, आत्मा नहीं मरती और ना ही उसे कोई मार सकता है। इस जिस्म में अगर सामी की आत्मा होती तो वो तुझे कभी इस तरह प्यार से न बुलाती। इसकी समझ में बात आ गई। उसने पूछा, सामी की आत्मा कहाँ है? मैंने जवाब दिया, कुछ देर पहले मैंने उसे कुटिया में देखा था। अब वो यहाँ है या नहीं, उसे देखने के लिए मुझे इस जिस्म से निकलना होगा, और अब मैं किसी कीमत पर यह जिस्म नहीं छोड़ूंगी। आज देखो तो मैं कितनी हसीन नजर आ रही हूँ और जवान नजर आ रही हूँ। मैं इस जिस्म को इधर उधर से छुप कर देखने लगी। जवानी का एक अजीब नशा था जो बरसों बाद मुझे नसीब हुआ था। बस यही जी चाहता था कि केदार मेरे हुस्न शबाब की तारीफ करता रहे। अचानक मेरी सांसें रुकने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे सांस लेने से रोक रहा है। वो सामी की रूह थी जो मेरी नाक के रास्ते इस जिस्म में दाखिल होना चाहती थी। एक जिस्म में दो रूहें नहीं समा सकती, इसलिए इसका रास्ता रुका हुआ था और वो मेरे सांस लेने के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी। मैं बदहवासी में अपना तवाज़ुन कायम न रख सकी, इसलिए लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अब सांस में कोई रुकावट महसूस नहीं हो रही थी। मैं बुखला कर और दीदे फाड़ कर अपने आसपास देखने लगी। दीदे फाड़ने से क्या होता है? उसकी आत्मा मुझे नजर नहीं आ सकती थी। क्या हुआ छमिया? वो सामी की रूह मुझे सता रही है। अभी सांसें रुकने लगी थी। मुझे यूं लगा जैसे मेरा नथनों में आकर फंस गई है। वो मेरे सांस लेने के रास्ते में रुकावट बन रही है। मेरा दम घुटने लगा। केदार ने कुछ सोच कर कहा, सांस रुकने से भला तुम्हें क्या तकलीफ होगी? जब वो ऐसी हरकत करे तो तुम फौरन ही उसके जिस्म से अलग हो जाओ। नहीं, मैं इस जिस्म को नहीं छोड़ सकती। छोड़ूंगी तो वो फिर इस पर कब्जा कर लेगी। मैंने कई माह की मेहनत के बाद इसे हासिल किया है। आज देखो मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, तुम्हारी मर्जी। केदार ने झुककर मेरा बाजू पकड़ लिया और ज़मीन से उठाते हुए बोला, तुम अपना वचन पूरा करो। तुमने कहा था जवान होते ही सबसे पहले मुझे खुश करोगी। मैं अपना बाजू छुड़ाकर उससे अलग होगी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सामी के जिस्म को उससे दूर लेगी। वो परेशान होकर बोला, मुझे अपना वचन, तुम अपना वचन याद करो। मुझे अपना वचन याद है, मगर मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ। वो पहले ही कह चुकी है कि जब भी मैं जिस्म किसी मर्द के हवाले करना चाहूँ
पहले हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। स्वामी की रूह ज़्यादा देर तक मंत्रों के बल पर जिस्म के बगैर नहीं रह सकती। जल्द से जल्द किसी दूसरे जिस्म में दाखिल होना पड़ेगा। केदार ने मेरी बूढ़ी लाश की तरफ इशारा किया जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी। तुम्हारा ये जिस्म खाली पड़ा है। अगर रूह ज़्यादा देर तक मंत्रों के बल पर नहीं रह सकती तो फिर वो इस बूढ़े जिस्म में क्यों नहीं आ जाती। मैंने आसपास देखते हुए सोचा, पता नहीं क्या बात है, वो मेरे बूढ़े जिस्म में दाखिल नहीं हुई। शायद मेरा बुढ़ापा और काला खलोटा जिस्म उसे पसंद नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त पसंद और नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने खुद अपने बूढ़े जिस्म से निकल कर देखा था। मेरी आत्मा मंत्रों के बावजूद डगमगा रही थी। जो लगता था जैसे मंत्रों से आज़ाद होकर इस दुनिया से दूर आत्मा लोक की तरफ चली जाना चाहती है। स्वामी किसी जिस्म के बगैर आखिर कब तक इस दुनिया में रह सकती है। बहरहाल जो कुछ भी हो, मैंने इसी वक्त मंत्र पढ़कर अपनी बूढ़ी लाश के शोलों की नज़र कर दिया ताकि स्वामी की आत्मा कुछ देर के लिए भी इसे हासिल न कर सके। फिर हमने अपना ज़रूरी सामान समेटा और वहाँ से जाने लगे। इस वक्त तक मेरा बूढ़ा जिस्म जलकर कोयला बन चुका था और अब इस बात का खदशा नहीं था कि स्वामी की आत्मा बूढ़े जिस्म में समाकर हमारा पीछा करेगी। इस वक्त चांद निकल आया था और जंगल में हरियाली दूर तक रोशन हो गई। हम दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए शहर की तरफ जा रहे थे। आसपास के दरख्तों पर कभी कभी बंदरों के खिखियाने की आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी कोई बंदर और बंदरिया एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाती हुई दूर तक चली जाती थी। हम जंगलों में रहने के आदी थे, इसलिए तमाम जानवरों की आहटों को पहचानते थे। हाँ, मगर स्वामी की आहटों को नहीं पहचान रहे थे। शहर पहुंचकर हमने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगे। एक पतली सी गली से गुजरते वक्त हमने एक मकान के सामने बंदरिया का मुर्दा जिस्म देखा। शायद वो किसी की पालतू बंदरिया थी। हमें कौन सा इसकी लाश पर मातम करना था, लिहाजा एक नज़र डालते हुए गुजर गए। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो प्लेटफार्म पर कदम रखते ही एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। वो पूरा शगुन था। मैं अपनी जवानी के नए सफ़र का आगाज़ करने वाली थी। ऐसे वक्त इस बिल्ली ने मेरे दिल में वसवसा पैदा कर दिया। मैंने केदार से अपनी परेशानी का जिक्र नहीं किया। इस वक्त कलकत्ते जाने वाली मेल का वक्त हो गया था। केदार टिकट लेने चला गया। मैं प्लेटफार्म के बुक स्टॉल के पास खड़ी हो गई। मेरे करीब से गुजरने वाले कितने ही मर्द मुझे ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। मैं स्वामी के जिस्म में और उसके लिबास में बहुत ही स्मार्ट नज़र आ रही थी। एक नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर अपनी वर्दी में अकड़ता हुआ मेरे आसपास घूम रहा था। मैं उसकी नज़रों से ताड़ गई कि मुझ पर आशिक हो गया। वैसे वो इस काबिल था कि मैं मुस्कुरा कर उसकी हिम्मत अफजाई कर सकती, मगर मेरी जवानी का पहला हकदार केदार था, इसलिए मैं इससे नज़रें चुराने लगी। केदार टिकट घर से वापस आया तो इसकी गोद में काली बिल्ली थी। मैं उसे देखकर परेशान होकर बोली, उसे कहाँ से उठा लाए हो? वो बिल्ली के मुलायम बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं टिकट घर के पास खड़ा था, ये मेरे कदमों पर आकर लूटने लगी। बड़ी प्यारी और साफ सुथरी बिल्ली है, मैं उसे अपने साथ रखूँगा। मैंने नागवारी से उसे देखते हुए कहा, मुझे ये ज़रा पसंद नहीं, इसे छोड़ दो। केदार ने मेरे करीब होकर ऐसगी से कहा, मैं कुछ और सोच कर उसे साथ ले जा रहा हूँ। एक दिन तुमने कहा था कि जानवरों को अनदेखी आत्माएं नज़र आ जाती हैं। स्वामी की रूह तुम्हें नज़र नहीं आती। हो सकता है ये बिल्ली इसे देखते ही इस पर झपट पड़े। इस तरह हमें इसकी मौजूदगी का पता चल जाएगा। हाँ, ये सच है, कुत्ते बिल्लियाँ अनदेखी रूहों और बुलाओं को महसूस करके घबराने लगते हैं। केदार की यह बात मेरे दिल को लगी। फिर मैंने एतराज़ नहीं किया। वो फर्स्ट क्लास का टिकट ले आया था। मैंने नए जिस्म से खेलने के लिए उसने सिंगल बर्थ का एक छोटा सा कंपार्टमेंट रिजर्व करा लिया। हम जब कंपार्टमेंट में दाखिल हुए तो गाड़ी चलने ही वाली थी। केदार ने बिल्ली को ऊपरी बर्थ पर बिठा दिया। तुम यहाँ आराम करो, को खतरा हो तो हमें आगाह कर देना, मैं अगले स्टेशन पर तुम्हें दूध पिलाऊंगा। उसने कपड़ों की गठरी बिल्ली के करीब रख दी। मैं निचली बर्थ पर अंगड़ाई लेती हुई लेट गई। केदार ने मुझे सर से पांव तक देखा और ऐसे देखा जैसे अभी चबा जाएगा। उसने आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी, फिर दरवाजे को भी बंद करना चाहा था कि अचानक लड़खड़ा कर पीछे हट गया। दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और वहाँ वही पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था। उसने हम दोनों
दोनों पर एक नज़र डाली, फिर नीचे खड़े हुए दो सिपाहियों से कहा, तुम लोग पास वाले कंपार्टमेंट में जाओ, अगले स्टेशन पर यहाँ आ जाना। यह कहकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इस वक्त गाड़ी चल पड़ी। केदार ने जुर्रत से काम लेते हुए कहा, यह रिजर्व कंपार्टमेंट है और हमारे पास टिकट है। आप कानूनन इस कंपार्टमेंट में सफ़र नहीं कर सकते। उसने तंजिया लहजे में कहा, मैं कानून को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम्हारे जिस्म पर खद्दर का मैला कुर्ता और पजामा है। इस लड़की के जिस्म पर एक ऐसी रेशमी साड़ी है जिसकी कीमत कम से कम 500 रुपये होगी, और इसकी उंगली में जो अंगूठी है इसका हीरा असली है। यह किसी बड़े घर की लड़की है और तुम एक बेहद गरीब आदमी हो। क्या बता सकते हो इस मेल ट्रेन में तुम दोनों का मेल कैसे हो गया? केदार भी जलाया हुआ था। इंस्पेक्टर रंग में भंग डालने चला आया था। फिर यह कि वो हमें कानूनी गिरफ्त में ले रहा था और इस इल्ज़ाम में केदार को हवाला तक पहुंचा सकता था कि वो एक अमीर घराने की लड़की को भगा कर ले जा रहा है। इस तरह अगर बात बढ़ती तो मेरे मुतल्लक तहकीकात के दौरान पता चल जाता कि मैं कमिश्नर जॉन पोकर की बेटी शामी पोकर हूँ और मैं केदार को छोड़कर किसी कमिश्नर की बेटी बनकर नहीं रहना चाहती थी। इस वक्त मैं सिर्फ केदार की भूख थी। मैंने इंस्पेक्टर को टालने के लिए कहा, ये मेरे पति हैं, मैं इनकी धर्मपत्नी। हम कलकत्ता पहुंचकर ये साबित कर देंगे। इंस्पेक्टर मुझे भूखी नज़रों से देखते हुए कहा, कलकत्ता बहुत दूर है। तुम दोनों अगले स्टेशन पर मेरे साथ थाने चलोगे। वहां मैं अपने तौर पर मालूम करूंगा कि तुम कितना सच बोल रही हो। बात बिगड़ते देखकर मेरे जी में आया कि मंत्र पढ़कर इस इंस्पेक्टर को शोलों की नज़र कर दूं। ठीक है, वो जलकर भस्म हो जाता, मगर अगले स्टेशन पर इसके सिपाही आने वाले थे। अगर हम इसकी जली हुई लाश को ट्रेन से बाहर फेंक देते और कंपार्टमेंट में इसका नामो निशान न रखते, तब भी तहकीकात के लिए हमें स्टेशन पर उतार देते। इस वक्त हम बुरी तरह फंस गए थे। केदार मेरे हुक्म का मुंतजर था। मेरा इशारा पाते इंस्पेक्टर को बाहर फेंक सकता था, लेकिन मैंने मसलत से काम लिया और उसकी भूखी नज़रों के जवाब में अचानक मुस्कुराकर कहा, इसी ट्रेन से मेरा कलकत्ते पहुंचना ज़रूरी है। क्या हम दोस्त बनकर आपस में समझौता नहीं कर सकते? यह कहकर मैंने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर रिश्वत के तौर पर उसे पेश कर दी। उसने अंगूठी लेकर अपनी जेब में रखते हुए मुझसे कहा, इस अंगूठी के बदले में तुम्हारे साथी को माफ़ कर दूंगा। अब रहेगी तुम। मैं तुम्हें तन्हाई में माफ़ करना चाहता हूँ। अपने साथी से कहो यह दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाए और पायदान पर खड़ा रहे। अगले स्टेशन तक मेरी ड्यूटी है। इसके बाद तुम अपने साथी के साथ ऐश करती हुई कलकत्ते चले जाना। यह नहीं हो सकता, केदार ने गुस्से से चीख कर कहा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि अपनी धर्मपत्नी को तुम्हारे पास छोड़कर बाहर पायदान पर चला जाऊँ। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। केदार, मैंने डांट कर कहा, क्या तुम जेल में सड़ना चाहते हो? जरा अकल से काम लो। सिर्फ अगले स्टेशन तक की बात है। इंस्पेक्टर शरीफ आदमी है, ये हमें कलकत्ते जाने की इजाज़त दे देंगे। जाओ, बाहर चले जाओ। वो थोड़ी देर तक खड़ा बेबसी से मुठियाँ बेचता रहा। मेरे जिस्म कैसे देखता रहा जैसे उसके आगे खाना रख कर उससे छीना जा रहा हूँ। मुझे इस पर बड़ा तरस आया, मगर मैं क्या करती, मजबूरी थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। बाहर की तेज़ हवाएं अंदर आ रही थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से रात के अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी। डॉक्टर ने दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए पूछा, आप बताओ तुम कौन हो? इस गुवार के हत्थे कैसे चढ़ गई हो? ये ना पूछो इंस्पेक्टर साहब, तुम मेरी रिश्वत लेकर हमारा पीछा छोड़ दो। मर्द को अपनी बात का धनी होना चाहिए। ये कहकर मैंने एक तौबा शिकन लड़ाई ली और वो सब कुछ भूल गया। शहरज़ादा सौकर मेरे करीब आया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों से छूकर कहने लगा, तुम बहुत सुंदर हो, अतक सुंदर हो। तुम्हारे आगे वो अंगूठी का असल हीरा भी कांच का एक टुकड़ा है। तुम्हारा चेहरा फूल से ज़्यादा कोमल है और होंठ गुलाब की पंखुड़ियाँ। इतना कहकर वो मुझ पर झुकने लगा। इसी वक्त ऊपरी बरस से घबराहट सुनाई दी। फिर दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर बुखलाहट में चीखता हुआ पीछे हट गया। काली बिल्ली इसकी गर्दन पर पंजा मारती हुई टॉयलेट के दरवाजे की तरफ चली गई थी। दूसरी बार उसने फिर छलांग लगाई और उसके चेहरे पर खराशें डालती हुई निचली बर्थ पर जाकर बैठ गई। इंस्पेक्टर बुखलाया और चिल्लाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वो उछलकर बर्थ के दूसरी तरफ चलेगी। इंस्पेक्टर गालियां देते हुए उस पर छलांग लगाने
तैयार था और वो कूद कर नीचे आ गई। जब वो नीचे आया तो बिल्ली उछलकर ऊपरी पथ पर पहुंच गई। फिर इंस्पेक्टर के पलटने से पहले ही वो दोबारा छलांग लगाकर इस पर आई और उसके चेहरे पर पंजा के निशान छोड़ती हुई दूसरी तरफ निकल गई। खट खटा खट 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 खटा खट भागती हुई ट्रेन टाल दे रही थी या जैसे बेसुरा तबले जंग बजा रही थी। और इस कंपार्टमेंट में एक अजीबोगरीब जंग जारी थी। मैं एक कोने में खड़ी थी, एक इंसान और एक बिल्ली की लड़ाई देख रही थी। इतना तो मैं समझ गई थी कि वो सामी है और बिल्ली के रूप में चली आई है। फिर इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से पागल होकर उसका गला दबाने लगा। जरा सी देर में बिल्ली का जिस्म बेजान हो गया। उसने हकारत से उसे एक तरफ फेंकते हुए मुझसे कहा,